नेविगेशन पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है बच्चों। तो हम लोग प्रकाश के व्यतिकरण अर्थात इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में यंग के व्यतिकरण का प्रयोग पढ़ लिया है अच्छी तरह से, जिसमें हम लोगों ने व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई को निर्धारित किया था और उससे संबंधित अन्य क्वेश्चनों को भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो व्यतिकरण संबंधी ही अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है स्क्रीन पर, फ्रेनेल के द्विप्रिज्म। इस बार फ्रेनेल के द्विप्रिज्म की सहायता से प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्डा का निर्धारण करने के लिए सिद्धांत सहित प्रयोग का वर्णन करना है। फ्रेनेल का द्विप्रिज्म की सहायता से प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का निर्धारण करना है। यह भी व्यतिकरण संबंधी प्रयोग ही है। इसमें भी फ्रिंजें बनेगी। आपको याद होगा कि यंग के व्यतिकरण प्रयोग में एक जो मूल स्रोत होता था उससे एक स्लिट को चमकाई जाती थी, जिससे दो वास्तविक कला संबद्ध स्रोत उत्पन्न होता था, S1 और S2, और उसी से चलने वाली प्रकाश तरंगे जो है वो पर्दे पर आपस में जब अध्यारोपित होती है तो इसके अध्यारोपण से संकोची और विनाशी व्यतिकरण के कारण पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें बनती थी और वो व्यतिकरण फ्रिंजें समान चौड़ाई की बन रही थी। मतलब जितना चमकीला फ्रिंज चौड़ा था उतना ही काला फ्रिंज चौड़ा था, और उसके लिए हम लोगों ने सूत्र भी निकाला था। फ्रिंजों की चौड़ाई बीटा बराबर लैम्डा बड़ी डी बटे छोटी डी, ऐसा निकाला था। तो प्रयोग बच्चों वैसा ही है। अंतर इसके प्रयोग में यह है कि यहाँ स्लिट के स्थान पर एक विशेष प्रकार के प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसे फ्रेनेल का द्वित प्रिज्म कहा जाता है। द्वित प्रिज्म, बाय प्रिज्म। द्वित प्रिज्म इसलिए कहा जाता है कि ये प्रिज्म जो है दो प्रिज्मों के संयोग से बना हुआ है और इसका जो किनारा है, कोर जिसको कहते हैं, वो मात्र 1 डिग्री का है। ये दोनों किनारा मात्र 1 डिग्री वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पतला ये प्रिज्म होगा जो मात्र 1 डिग्री किनारा है। और इसका जो अपवर्तक कोण है, जैसे प्रिज्म का अपवर्तक कोण A होता है, उसका मान 178 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण मिलके 180 डिग्री होता है और इसमें से 1 डिग्री मतलब 2 डिग्री तो किनारा हो गया और शेष बचा हुआ जो अपवर्तक कोण A है वो 178 डिग्री हो जाता है। तो ये विशेष प्रकार का एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म को प्रकाश के एक वर्णी मूल स्रोत के सामने रख दिया जाता है, अर्थात मूल प्रकाश स्रोत से इसको प्रकाशित किया जाता है। इसके प्रकाशित करने के कारण ही दो कला संबद्ध स्रोत उत्पन्न होता है। तो आइए देखते हैं इसका आभासी कला संबद्ध स्रोत उत्पन्न होने के लिए किरण आरेख हम लोग किस प्रकार से खींच सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको बनाने के लिए हम बता रहे हैं, मूल स्रोत यहाँ पर बना लीजिए, उसका अक्ष बना लीजिए एसो, और इसके ठीक सामने इस फ्रेनेल के द्वित प्रिज्म को रख दीजिए और इसके सामने कुछ दूरी पर एक पर्दा रख दीजिए। अब यहाँ से कुछ किरणों को लीजिए। अब मूल अक्ष पर चलने वाली जो प्रकाश की किरण होगी वो तो बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। अब यहाँ से देखिए, एक किरण यहाँ ले लिया, एक ऊपर ले लेते हैं, उसी प्रकार से बराबर दूरी पर हम किरणों को ले लेते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर कुछ किरणों को ले लिया है। अब देखिए, ये किरण तो ऊपर जाना था तो सीधे जाती, लेकिन प्रिज्म के कारण जो है यहाँ से अपने मूल पथ से
अपवर्तित होकर विचलित हो जाती है और ये पर्दे पर यहाँ पहुंच जाती है। इसी प्रकार इस किनारे वाला जो किरण है वो भी अपने मूल पथ से विचलित होके यहाँ पहुंच जाती। तो ये दोनों तो यहाँ पहुंच गया। अब चूंकि यहाँ किनारे पर था इसलिए विचलन कम हुआ है, लेकिन जो नीचे होगा उस प्रकाश की किरणों का विचलन काफी अधिक हो जाएगी। और ये देखिए इसका विचलन जो है इधर जाना था लेकिन बहुत ज्यादा ये विचलन हो जाता है। इसी प्रकार से इस किरण का भी विचलन जो है इस प्रकार से हो जाता है और यहाँ पहुंच जाती है ये किरण। देखिए अब इधर से देखने पर ये वाली जो किरण है इसको पीछे की ओर इस प्रकार से बढ़ाइए और इस किरण को भी बढ़ाइए तो दोनों आपस में यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होगी ऐसे। और इस किरण को भी पीछे की ओर बढ़ाइए और इस किरण को भी पीछे की ओर बढ़ाइए तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होगी। वो ये दोनों जो है बच्चों, ये जो दोनों आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों इधर से देखने पर तो मालूम पड़ेगा, लेकिन जब इधर से आकर प्रिज्म के इस तरफ से आकर देखेंगे तो हमको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए ये दोनों आभासी कला संबद्ध स्रोत S1 और S2 कहलाती है। लेकिन यहाँ से आने वाली किरण इधर से देखने पर लग रहा है कि S1 से आ रहा है और यहाँ S2 से आ रहा है। अब दोनों से चलने वाली प्रकाश की जो तरंगे हैं पर्दे के विभिन्न बिंदुओं पर आपस में मिलेगी तो पर्दे पर अब फ्रिंज तैयार होगा। तो सवाल है कि कहाँ फ्रिंज तैयार होगा। तो इतनी दूरी पर फ्रिंज तैयार नहीं होगी और इतना दूरी पर भी फ्रिंजें तैयार नहीं होगी, क्योंकि कारण है कि देखिए यहाँ पर देखने पर सिर्फ प्रकाश की जो ये किरणें हैं वो देखिए कहाँ से आ रही है तो S2 से आ रही है, लेकिन यहाँ पर S1 से आ रहा है क्या? S1 से सिर्फ जो है यहीं तक किरणें जो है वो आ रही है और S2 से तो जा रही है। तो इतनी दूरी पर दोनों कला संबद्ध स्रोतों से प्रकाश नहीं पहुंच पा रही है। ठीक इसी प्रकार नीचे देखें तो यहाँ पर S1 से किरण तो आ रहा है लेकिन S2 से किरण यहीं तक आ रहा है, तो यहाँ दो तरंगों का अध्यारोपण नहीं होगा और यहाँ पर जो है व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त नहीं होगी। तो केवल और केवल इतनी दूरी पर ही व्यतिकरण फ्रिंज हम लोगों को दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है यहाँ फ्रिंजे अब बनेगी इस प्रकार से, ये फ्रिंजे बनना शुरू हो गया है देखिए। और सभी फ्रिंजे जो है वो लगभग समान चौड़ाई वाली होगी इस प्रकार से। तो ये सारी फ्रिंजें बन गई है। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे। फ्रिंज बनाने का तो हम लोगों ने बना लिया, सब कुछ जो है समझ लिया है। अब आइए हम लोग देखें कि इसको लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले जैसे जैसे यहाँ पर हमने बताया है आपको वैसे ही सब कुछ लिखना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर समय बचाने के लिए हमने पहले से यहाँ पर लिख के रखा है। तो देखिए फ्रेनेल का द्विप्रिज्म एक विशेष प्रकार का काफी पतला प्रिज्म होता है, काफी पतला, जिसका दोनों किनारा मात्र 1 डिग्री का तथा इस प्रिज्म का अपवर्तक कोण A बराबर 178 डिग्री होता है। इस प्रिज्म को एक वर्णी मूल प्रकाश स्रोत के सामने लंबवत रूप से रखकर प्रकाशित करने से दो आभासी कला संबद्ध स्रोत क्रमशः S1 तथा S2 उत्पन्न होती है।
जहां से सामने रखे पर्दे पर पहुंचने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण व्यतिकरण फ्रिंजें उत्पन्न होती है। पर्दे के किसी बिंदु पर पहुंचने वाली प्रकाश तरंगों के बीच यदि पथांतर डेल्टा पी बराबर λ/2 का समगुणज हुआ, अर्थात 2n × λ/2 या लैम्डा का पूर्ण गुणज हुआ, तो समकोषी व्यतिकरण होगा और चमकीला फ्रिंज बनेगा, मतलब इस टाइप का फ्रिंज बनेगा। और यदि तरंगों के बीच का पथांतर λ/2 का विषम गुणज हुआ, अर्थात 2n + 1 × λ/2 हुआ, तो वहां पर काली फ्रिंजें बनेगी। तो ये क्रम जो है लगातार यहाँ से यहाँ तक होता रहेगा। अर्थात जो ये छायांकित भाग हम बना रहे हैं बच्चों, इस छायांकित भाग के सामने सभी फ्रिंजें बनेगी। तो इसको डिटेल में यहाँ लिख देना। लिखने के बाद अब सिद्धांत लिखना कि कौन से सिद्धांत से प्रकाश के तरंग का निर्धारण होगा। तो जो यंग के व्यतिकरण प्रयोग वाले सिद्धांत में आपने निकाला था कि यदि मूल स्रोत का जो तरंगदैर्घ्य है लैम्डा है और आभासी कला संबंध स्रोत जो S1 S2 है, इनके बीच की दूरी को हम लोग d मान लें और जो कला संबंध स्रोत है उसे पर्दा की दूरी को बड़ी D मान लें, इस प्रकार से। ठीक, तो जो फ्रिंज की चौड़ाई, अर्थात ये जो चौड़ाई है फ्रिंजों की, इस चौड़ाई अर्थात बीटा का मान होगा λ/d, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था। तो बीटा बराबर λ/d हो गया, तो फिर लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा × d/d। अतः प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के निर्धारण के लिए ये तीन पद बीटा, छोटी डी और बड़ी डी, इस तीनों का निर्धारण प्रयोग से करना होगा। तो एक एक करके प्रयोग में इसके निर्धारण के लिए सभी बातों को लिखना होगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई बीटा का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं उसको पहले समझते हैं। तो बच्चों, जैसे ही पर्दे पर ये जो धारियां अर्थात फ्रिंजें बन जाती है, तो ठीक इसके सामने तो हमने कहा कि जैसे ही फ्रेम पर्दे पर बन जाती है, तो ठीक इसके सामने रेमस्डन की नेत्रिका, ये विशेष प्रकार की नेत्रिका होती है बच्चों, जिसमें कि क्रॉस तंतु लगा होता है। एक उदग्र क्रॉस तंतु और एक क्षैतिज वाला क्रॉस तंतु लगा होता है। तो ऐसी नेत्रिका वाली चल सूक्ष्मदर्शी अर्थात ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रयोग में सबसे पहले क्या किया जाता है कि किसी भी चमकीले फ्रिंज के सामने, किसी भी चमकीले फ्रिंज के सामने इस रेमस्डन की नेत्रिका को लाकर इसका जो क्षैतिज वाला क्रॉस तंतु है उससे इसके ब्राइट फ्रिंज के, चमकीले फ्रिंज के ठीक मध्य भाग का मिलान कर दिया जाता है। मध्य भाग का, चमकीला फ्रिंज के मध्य भाग का, काला फ्रिंज के मध्य भाग का मिलान नहीं करेंगे, क्योंकि काले फ्रिंज के सामने जो है वो दिखाई ही नहीं देगा कि उसका मध्य भाग कहाँ पर है। इसीलिए चमकीला फ्रिंज के सामने ही रेमस्डन के नेत्रिका के क्षैतिज तंतु का मिलान कर दिया जाता है, ये क्षैतिज वाला तंतु। और ऐसा करके प्रथम पठन को ले लिया जाता है, पहला पठन नोट कर लिया जाता है। पठन नोट करने के लिए यहाँ पर स्केल बनी होती है, ये
तो एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल लगा रहता है। दोनों की सहायता से यहाँ पर प्रथम पठन को नोट कर लिया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद जो है पुनः ऊपर लगे हुए पेज को धीरे धीरे ढीला किया जाता है। तो ढीला करने से ये जो नेत्रिका है वो नीचे आना शुरू होता है। तो नीचे आने पर ठीक इसके सामने जब ये रेमसडेन की नेत्रिका आ जाती है तो उसका क्षैतिज क्रॉस तंतु का मिलान पुनः कर दिया जाता है। तो ऊपर वाला पहला पठन ले लिया और नीचे वाला दूसरा पठन ले लिया। दोनों पठनों के अंतर से फ्रिंज की चौड़ाई निर्धारित हो जाती है। तो आशा है बच्चों फ्रिंज की चौड़ाई के निर्धारण को आपने समझ लिया होगा। तो इस प्रकार से ये बीटा का निर्धारण हो जाता है। तो बीटा हमारा जो है वो निकल चुका है। तो बीटा निर्धारित होने के बाद अब जो है हम लोग ये जो बड़ी डी है, मतलब ये स्रोत से पर्दे की दूरी बड़ी डी है, ये काफी लंबा दूरी है, इसको हम लोग मीटर स्केल की सहायता से निकाल लेते हैं। तो बड़ा सा मीटर स्केल ले लेते हैं। प्रयोगशाला में लकड़ी का भी स्केल होता है, लोहा का भी स्केल होता है। उसकी मदद से यहाँ मूल स्रोत से लेके पर्दे तक की दूरी को निर्धारित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो बड़ी डी है ये भी निकल जाता है। तो हम लोगों ने बीटा और बड़ी डी दो चीज का निर्धारण कर लिया है। अब मेन है इस क्वेश्चन में छोटी डी का निर्धारण, क्योंकि हम ये दोनों S1 और S2 जो है आभासी कला संबद्ध स्रोत है, आभासी है, वास्तविक तो है नहीं। अब जैसे ही हम मापने जाएंगे तो कुछ दिखाई भी नहीं देगा, तो उसको मापेंगे कैसे? तो इसलिए उसको अप्रत्यक्ष रूप से उसके लिए विशेष प्रकार का प्रयोग हम लोगों को करना होता है, जिसमें आवर्धन के सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात एक कम फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि ये छोटी डी जो है, ये वाला छोटी डी, इसका निर्धारण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो देखिए हमने S1 और S2 ये दोनों कला संबद्ध जो आभासी स्रोत है उसके बीच की दूरी d को निर्धारित करने के लिए एक चित्र तैयार कर लिया है। और देखिए कैसे निर्धारित होगा। तो ये जो फ्रेनेल का द्विक प्रिज्म है, इसके सामने अब एक कम फोकस दूरी वाली लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा और लेंस को दो स्थितियों में रखनी है। अब पहली स्थिति में इस लेंस को रख दिया गया है। अब यहाँ से और यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणों का प्रतिबिंब जो है वो पर्दे पर प्राप्त होगी। तो देखिए ऐसा होने पर जब प्रतिबिंब, इस दोनों स्रोत का प्रतिबिंब जब पर्दे पर प्राप्त होगा, तो मान लिया कि ये जो S1 और S2 है, इसके बीच, इसको यदि वस्तु मान लें तो इस वस्तु की दूरी को वस्तु की ऊंचाई को हमने d द्वारा सूचित कर दिया है। ये यहाँ से यहाँ तक ये जो ऊंचाई है उसको d द्वारा सूचित कर दिया है। और जो प्रतिबिंब पर्दे पर इस लेंस के द्वारा जो फोकस हो रहा है इस प्रकार से, इसकी ऊंचाई को हमने D2 से व्यक्त कर दिया है। आप चाहे तो D1 से भी कर सकते हैं। तो D2 से हमने इसको क्या किया है, व्यक्त कर दिया है। तो अब जो है लेंस के बाईं ओर, ये जो वस्तु मान लें इसको, तो बाईं ओर की दूरी को U से वस्तु दूरी को सूचित कर दिया और यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी को V से सूचित कर दिया है, ये U और V। तो प्रथम स्थिति के लिए अब लिखना है, तो यहाँ पर लिखना है कि लेंस के प्रथम स्थिति के लिए, लेंस के प्रथम स्थिति के लिए यहाँ पर हो गया वस्तु
वस्तु की ऊंचाई बराबर d और पर्दे पर प्रतिबिंब की ऊंचाई, पर्दे पर प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर d2। फिर देखिए इधर लेंस से बाईं ओर, तो लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी मेरा क्या है, u है। आप चाहें तो इसे चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस भी ले सकते हैं। तथा लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ये भी, ये तो दाएं है, इसको चिन्ह परिपाटी भी लीजिएगा तो प्लस ही होगा। तो सब कुछ निकाल दिया, इसलिए लेंस का आवर्धन सूत्र, लेंस का आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है d2, वस्तु की ऊंचाई क्या है d बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। देखिए ऐसा आया, इस प्रकार से हम लोगों ने इसको देखा और इसको हम लोग समीकरण नंबर a मान लेते हैं। मान लिया। अब क्या करते हैं, लेंस के प्रथम स्थिति का काम हो गया है। अब जो लेंस से बाईं ओर वस्तु दूरी और दाईं ओर प्रतिबिंब दूरी थी, इस दोनों को पलट देते हैं। मतलब अब लेंस को आगे की ओर ऐसे विशेष स्थिति में खिसका कर ले जाते हैं कि वस्तु से जो आपको यहाँ लेंस की दूरी थी वो प्रतिबिंब दूरी के बराबर हो जाए, मतलब ये भी दूरी इधर आ जाए यहाँ पर। तो दूसरे स्थिति में ये लेंस रहेगा, इस स्थिति में ले गए हैं खिसका करके, तो ये हो गई आपको इस बार वस्तु दूरी, ये भी हो गया वस्तु दूरी इस बार, और u चला जाएगा इधर, तो ये u हो गया इस बार प्रतिबिंब दूरी। अब चिन्ह परिपाटी रहता है, इसमें माइनस लगा दीजिएगा। अब देखिए यहाँ का जो किरण है वो इससे होता हुआ जाएगा, तो आइए इसका एक किरण आरेखित लेते हैं। इस प्रकार से होगा और यहाँ से पुनः जो है इस प्रकार से होगा। तो ये जो देख रहे हैं ये आपको हो गया क्या, D1, ये D1 हो गया है। और ये जो D1 है यही दूसरे स्थिति के लिए आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई और ये आपको वस्तु की ऊंचाई हो गई। तो अब लिखते हैं यहाँ पर लेंस के दूसरे स्थिति के लिए, लेंस के दूसरे स्थिति के लिए अब लिखते हैं वस्तु की ऊंचाई। तो लेंस के दूसरे स्थिति के लिए तो वस्तु की ऊंचाई तो वही है, वस्तु की ऊंचाई बराबर d। फिर लिखते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये बराबर, इस बार देखिए कितना मान लिया है D1, तो ये हो गया D1। और वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कहां से, इस लेंस से इस वस्तु मतलब S1 S2 स्रोत की दूरी कितना है, v है। तो आपने चिन्ह परिपाटी लगाया तो माइनस v हो जाएगा। और फिर लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, तो हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी इधर कितना है, u है। ठीक, अब आइए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। इसलिए लेंस के दूसरे स्थिति के लिए आवर्धन
वही सूत्र लगाएंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ऐसा लिखा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की दूरी। तो क्या है इस बार, u बटे वस्तु की दूरी, तो क्या है -v। ऐसा लिख दिया है हम लोगों ने। अब इस सूत्र को थोड़ा पलट देते हैं, तो पलट देने पर क्या हो जाएगा, d/d1 बराबर -v बटे u। ये समीकरण नंबर हम लोगों का b हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, इस समीकरण को और इस समीकरण को, दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। अतः समीकरण नंबर a तथा b से, तो a का लेफ्ट लिखिए तो d2/d, और इसका राइट लिखिए तो d/d1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो d² बराबर हो जाएगा d1 इंटू d2, या d बराबर हो जाएगा √d1 इंटू d2। इस प्रकार से हम लोगों ने एक सूत्र निकाला है, जिसमें पर्दे पर दोनों स्थितियों में जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी उसका निर्धारण रेमस्डन के नेत्रिका द्वारा कर लिया जाएगा। दोनों का निर्धारण, जैसे कि बीटा हम लोगों ने निकाला था रेमस्डन की नेत्रिका से, वैसे ही इसको निकाल लेना है d1 और d2 को, और समीकरण c में d1 d2 का मान रख के हम लोग जो है आभासी कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी d का निर्धारण कर लेंगे। इस प्रकार से सभी बीटा, छोटी d, बड़ी d सभी का निर्धारण हो जाने पर सभी मानों को समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाता है, जिससे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का निर्धारण हो जाता है। तो आशा है बच्चों, आपने फ्रेनेल के द्विक प्रिज्म की सहायता से जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य को निर्धारित करना था, उसके प्रायोगिक और सैद्धांतिक दोनों विधियों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इसको आप बार बार रिपीट करके देखिएगा कि हमने किस प्रकार से इसको आपको बताया और कैसे कैसे इसको लिखना था। तो हमने प्रकाश के व्यतिकरण में लगभग सभी क्वेश्चनों को, सभी सैद्धांतिक क्वेश्चनों को हमने आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम लोग जो है किताब का सॉल्यूशन प्रकाश के व्यतिकरण में अब स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जितने भी सैद्धांतिक क्वेश्चन में सूत्र बताए गए हैं, वो सभी सूत्र और सभी सिद्धांत को याद कर लीजिएगा, तभी आपको किताब का जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन है, वो पूरी तरह से आपको समझ में आने लगेगा। तो धन्यवाद बच्चों वीडियो देखने के लिए, फिर मिलते हैं।